हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। आज हमारा टॉपिक है सोइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हमने फसल को पैदा करना है तो सोइंग जो है, बुआई जो होती है, बीज को बोना, वो एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. सोइंग करने से पहले, बोने से पहले हमें जो सीड्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी का सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा बीज जो है अच्छा है, जिससे जो क्रॉप है वो अच्छी होगी। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन। जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं एक तो वो साफ़ होते हैं, एंड हेल्दी सीड्स एक क्या होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, ऑफ अ गुड वेराइटी, और वेराइटी उनकी अच्छी होती है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। अब फार्मर तो उसी को प्रेफर करेगा ना जिससे उसकी पैदावार अच्छी होगी, उसी सीड को प्रेफर करेगा। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स को हमने कैसे करना होता है, तो पहेली है, क्या बता रही है आपको। वन डे आई सा माई मदर put some gram seeds in a vessel and pour some water on them। एक दिन उसने अपनी माँ को देखा कि वो एक बर्तन में कुछ चने के बीज लेकर उसमें पानी डाल रही है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कुछ टाइम के बाद कुछ जो सीड्स हैं वो उसके ऊपर तैरने लगे। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो पहली जो है उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो सीड्स हैं पानी के ऊपर क्यों तैर रही हैं, और सारे सीड नहीं तैर रहे, कुछ जो बीज है उसमें से वो तैर रहे हैं। तो वाई? क्योंकि उसमें क्या होता है, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। जो भी सीड्स हल्के होते हैं ना, वो पानी के ऊपर तैरते हैं, और हल्के होने का रीज़न क्या है, वो अंदर से खोखले होते हैं, वो डैमेज सीड्स होते हैं, इसीलिए वो ऊपर तैरते हैं। और जो हेल्दी सीड्स होते हैं, जो अंदर से खाली नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो सिंक कर जाते हैं, उसमें भीगे रहते हैं, उसमें डूब जाते हैं, पैंदे पर बैठ जाते हैं वो। तो एक्टिविटी 1.1 क्या है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। आपको एक बीकर लेना है और इसको आधा पानी से भर लेना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। उसके बाद आपको एक मुट्ठी भर जो गेहूं है उसकी बीज लेने हैं और उसको अच्छे से उसमें भिगो देना है, उसको अच्छे से हिला देना है। वेट फॉर सम टाइम। कुछ टाइम आपको वेट करना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। तो यहाँ पे कुछ सीड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं वाटर के ऊपर। आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप बोलेंगे येस। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या वो जो सिंक हुए हैं उनसे हल्के हैं या भारी हैं? तो आप क्या बोलेंगे, हल्के होंगे तभी तो ऊपर आए हैं ना, अगर भारी होते तो नीचे ही बैठे रहते। वाई वुड दे बी लाइटर। वे हल्के क्यों हैं? हल्के होने का रीज़न आगे बताया हुआ है आपको। डैमेज सीड्स बिकम होलो। जो भी खराब जो यहाँ पे सीड्स होते हैं वो होलो होती हैं, बीच में से खाली होते हैं, खोखले होते हैं। एंड आर दस लाइटर, इसलिए वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और हल्के होने की वजह से वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो ये एक अच्छा मेथड है अगर हमने बीजों को अलग अलग करना है कि अच्छी क्वालिटीज़ के कौन हैं और ख़राब कौन से हैं। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds। अब अगर हमने बुआई करनी है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीड्स को बोने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल टूल। पहले जो टूल जो थे, जो यूज़ करते थे लोग, क्या थे। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। तो पहले जो यूज़ करते थे लोग बीज को बोने के लिए, उनकी शेप कैसी होती थी, फनल के जैसी। फनल होती है कीप जिसमें जैसे कि आप कोई तेल डालते हो घर में किसी बोतल में, वो कीप होती है ना आपके पास, या आपने किसी गाड़ी में अगर
आपने डीजल वगैरह डालना है तो कीप लगाकर उसके बाद फिर गैलन से उसमें आप पेट्रोल या डीजल डालते हो। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। तो यहाँ पे बीज जो है उस कीप में डाला जाता है, जो पास करता है कहाँ से, 2 या 3 पाइपें लगी होती हैं जिनका जो एंड होता है वो क्या होता है, तीखा होता है। तो आपने देखा होगा जो एक ऊपर फनल होगी, नीचे क्या होती है, एक पाइप होती है, पाइप का जो एंड है वो तीखा होता है, शार्प होता है। फनल के ऊपर में से बीज डाला जाता है और वह ऊपर से पास करता हुआ नीचे उसकी तीखा जो होता है वो मिट्टी को खुरेद देता है और साथ के साथ वहाँ पे प्लेस कर देता है किसको, बीज को। These ends pierce into the soil and place seeds there। pierce क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि जो मिट्टी है उसको बेधता है, वो मिट्टी को उखाड़ता जाता है वहाँ से, क्योंकि तीखा है ना, तो मिट्टी को उखाड़ता जाएगा साथ साथ और ऊपर से बीज आता जाएगा, बीज वहाँ पे चला जाएगा और साथ के साथ मिट्टी वहाँ पे ऊपर आती जाएगी। तो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक फनल दिख रही है, नहीं तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये आपकी क्या है, एक फनल है, ये आपकी फनल है और नीचे ये आपकी एक क्या आ रही है, एक पाइप आ रही है जिसका एंड क्या होता है, शार्प होता है, तीखा होता है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो इसमें टूल है वो होता है सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। तो आपको पता है ये सीड ड्रिल है ये कौन चलाता है, इसके आगे ट्रैक्टर होता है और आजकल के दिनों में इसी का यूज़ किया जाता है अगर हमने बीज को बोना है तो। दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। इस टूल का एक सबसे अच्छा फंक्शन क्या है, इससे जो भी हम बीज बोते हैं उनकी बीज की जो डिस्टेंस है वो हमेशा प्रॉपर रहती है, फिक्स रहती है, तथा उनकी जो गहराई है कि इतनी गहराई में हमने बीज लगाने हैं वो भी फिक्स होती है। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इसी के साथ जैसे ही जब हम इसको चलाते हैं ये उखाड़ता जाता है सॉइल को और बीज वहाँ पे डलता जाता है, साथ के साथ इसमें मिट्टी जो है उसको कवर भी करती जाती है बीज को। उसका फ़ायदा क्या है, दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय बर्ड्स। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर उसके ऊपर मिट्टी कवर हो जाएगी तो जो बर्ड्स हैं उस बीज को नहीं खाएंगे। आपको पता है अगर बर्ड्स जो होते हैं वो दाने जो हैं चुगते रहते हैं, अगर वहाँ पे उनको बीज दिख गया ऐसे ही पड़ा हुआ तो वो तो उठा के लेके जाएंगे। तो खेत में क्या होगा, आपने तो बीज बोया था लेकिन बीज तो बर्ड ले गया। तो वहाँ पे साथ के साथ ऊपर मिट्टी डालने से वहाँ पे बीज को वो बर्ड्स नहीं लेके जाएंगे, वहाँ से हम बच जाएंगे। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। तो ये तो पता है हमारा टाइम बचता है क्योंकि ट्रैक्टर चलाएगा। एक वहाँ पे सिर्फ 2 बैल और एक आदमी चला रहा था और वहाँ पे कितना वो बो देगा, एक ही तो हल है उसके पास, लेकिन यहाँ पे कितने सारी यहाँ पे आयरन की प्लेट्स लगी होंगी, देखो वहाँ पे तो सिर्फ एक एंड था। नेक्स्ट है यहाँ पे बूजो। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। वो बोल रहा है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि कुछ जो पौधे हैं वो एक स्मॉल बैग्स जो होते हैं, आपने देखा होगा पॉलीथीन के बैग होते हैं उनमें प्लांट्स लगे होते हैं, तो उसमें लगाए हुए थे। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो उसने बोला कि ये ऐसे क्यों रखे हुए हैं ऐसे। तो पहली क्या बोल रही है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। इसने बोला है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके जो बीज हैं पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं, जैसे कि जो धान होता है चावल उसको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैन्युअली। जब वो अच्छे से उग जाते हैं, पौधा बन जाता है उसका, तब उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है कहाँ पे, खेत में मैनुअली। मैनुअली मतलब हाथों से उसको लगाया जाता है खेत में। आपने देखा होगा चावल को जब भी लगाते हैं पूरे जो खेत है उसको पानी से भर देते हैं और उनके पास क्या होती हैं, गुट्टियाँ होती हैं बहुत सारे पैडी की, उसको एक एक करके उसमें गाड़ते जाते हैं, डुबोते जाते हैं और वो लगाते जाते हैं, हाथों से उसको लगाते हैं।
सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ जो यहाँ पे फॉरेस्ट प्लांट हैं या फ्लावर प्लांट है वो भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। आपने देखा होगा माली जो लेके आता है पौधे, वो भी किस में लेके आता है, पॉलीथीन बैग वगैरह में लेके आता है ना, जो आपको दे के जाता है वो। उसके बाद उसको आप उखाड़ के मिट्टी में गाड़ देते हो नीचे ज़मीन में। नेक्स्ट है, एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो कई बार क्या होता है, हम 2-3 बीज एक ही जगह डाल देते हैं या कई बार गलती से डल जाते हैं, तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, एक के ऊपर दूसरा जो है प्लांट्स एक के ऊपर दूसरा उगाता है। तो उससे क्या होता है, ना तो पहले वाला प्लांट अच्छे से उगता है ना दूसरे वाला उगता है, तो दोनों को ही खतरा है। तो हमने ओवर क्राउडिंग से क्या है बचना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी होगी। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब अगर हम ओवर क्राउडिंग से बच गए कि हमारा जो प्लांट्स है उनकी डिस्टेंस बिल्कुल सही है, तो उनको सफिशिएंट सनलाइट जो है वो भी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स जो हैं मिट्टी में मिले हुए वो भी अच्छे से मिलेंगे, और वाटर जो मिल रहा है उनको वो भी अच्छे से मिलेगा। लेकिन अगर हम एक ही जगह बहुत सारे पौधे लगा दें तो वहाँ पे एक तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी सारे पौधों के लिए, क्योंकि मिट्टी तो थोड़ी है लेकिन पौधे वहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है। और सनलाइट उनको कैसे मिलेगी, एक के बाद दूसरा प्लांट है फिर तीसरा चौथा पांचवा, तो सनलाइट अच्छे से नहीं मिलेगी उनको। अगर गैप होगा तो सनलाइट उनको अच्छे से मिलेगी, तो ये उसका फ़ायदा है। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार क्या होता है ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो उनमें से रिमूव किया जाता है प्लांट्स को, वहाँ से उखाड़ा जाता है जहाँ पे 2-3 इकट्ठे लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर क्या होता है, खाद होती है, और फर्टिलाइज़र उर्वरक होता है, उसको हमने ऐड करना है। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो वो सब्सटेंस जो हम मिट्टी में ऐड करते हैं किसकी फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, उनकी हेल्दी ग्रोथ हो, उनको क्या बोला जाता है, मैन्योर या फर्टिलाइज़र बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बूजो ने क्या बोला है, आई सा अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। उन्होंने एक खेत में एक अच्छी फसल को देखा, हेल्दी क्रॉप को उगते हुए। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। उसका जो पास वाला जो खेत था उसमें क्या है, प्लांट्स वीक थे, कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो उसने बोला कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो अच्छे क्यों ग्रो करते हैं दूसरों की बजाय। तो इसका रीज़न हमें पता लगे, खाद इसका रीज़न है। अगर हम खाद डालेंगे तो अच्छे से होगा, खाद नहीं डालेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होती। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। जो हमारी मिट्टी है वो क्रॉप को, फसल को मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब जैसे कि आपको पता है बॉडी जो हमारी है उसमें भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, हमें मिनरल्स चाहिए, हमें विटामिन चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए। वैसे ही प्लांट्स को भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, जो उनको कहाँ से मिलती हैं, मिट्टी से। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरिया में क्या होता है, जो किसान है वो अपने खेत में फसल के बाद फसल उगाता जाता है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। और उसका जो खेत है वो कभी भी खाली नहीं पड़ता, हर फसल के बाद नई फसल उगा देता है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट। तो इमेजिन करिए कि न्यूट्रिएंट का फिर क्या होगा। अगर फसल के बाद फसल उगाता जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे तो है नहीं कि अनलिमिटेड होंगे उसमें, ठीक है, तो वो भी तो ख़त्म हो जाएंगे अगर फसल के बाद फसल उगा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेकिंग द सोयल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। अगर हम कॉन्टिन्यू उसमें क्रॉप को उगाते जाएंगे उससे जो सॉयल है कुछ न्यूट्रिएंट्स में वो कमज़ोर हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, वो वहाँ पे उसके ख़त्म हो सकते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रेप्लिश द सॉयल विद न्यूट्रिएंट्स। इसलिए जो किसान होता है उसको वहाँ पे उसको खाद डालनी पड़ती है अपने खेत में,
ताकि जो मिट्टी है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे हो सकें। रेप्लेनिश का मतलब है कि जो पहले ख़त्म हो गए वो वापस भर जाएं उसमें, सॉइल में पूरे हो सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम अच्छे से वहाँ पे जो सफिशिएंट जो मैन्योर उसमें डालनी चाहिए अगर वो वहाँ पे नहीं देंगे प्लांट को, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स वीक होंगे, कमज़ोर होंगे। मैन्योर इज an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste। मैन्योर एक क्या होता है, जैविक जो पदार्थ है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट है जब वो सड़ता गलता है तो वहाँ से मैन्योर बनता है। प्लांट का वेस्ट क्या हो गया, जैसे गोबर वगैरह, पत्तियाँ वगैरह हो गया प्लांट का। एनिमल का वेस्ट जैसे गोबर हो गया, तो आपने देखा होगा गोबर वगैरह से, पत्तियों वगैरह से हमने खाद बनाई थी, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा था, ठीक है, वो आगे आ जाएगा हमारा। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल की वेस्ट का जो ढेर है उसको एक गड्ढे में गड्ढा खोद के वहाँ पे खड्डा ओपन प्लेस में वहाँ पे डाल देते हैं और उसको सड़ने और गलने दिया जाता है। इट अलाउ टू डीकम्पोज, ठीक है, तो उसको सड़ने गलने दिया जाता है, तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद वहाँ पे खाद बन जाती है और उसका वो यूज़ करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डिकम्पोजिशन कैसे होता है, जो सम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नहीं दिखते। द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब जो सड़ा गला जो मैटर है वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो आपका आ गया ये पॉइंट कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जो केंचुए से खाद बनती है, हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। वैसे ही हमने ये वाली खाद बनानी होती है। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 1.2 है, जो आपको बताएगा कि खाद से प्लांट कितना बड़ा होगा, बिना खाद के क्या होगा, और फर्टिलाइज़र से प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है। तो ये एक्टिविटी देखेंगे हम। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। तो आपको क्या लेना है, मूंग या चने के बीज लेने हैं और उनको जर्मिनेट करने देना है। सिलेक्ट 3। जर्मिनेट का मतलब पता है ना, कि बीजों से जैसे ही वो थोड़ी सी उसकी जो टहनी है जहाँ से पौधा निकलना स्टार्ट करता है, वैसे उसको हमने जर्मिनेट करना स्टार्ट करवाना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दीज। अब उसके बाद हमारा जो छोटा सा वो निकला है उसको हमने तीनों को इक्वल साइज़ का वहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं, 3 सीड। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। अब आपको क्या करना है, 3 ग्लास लेने हैं या एक ही टाइप के 3 बर्तन लेने हैं। मार्क दैम ए बी एंड सी। उनके ऊपर आपने मार्क करना है ए बी एंड सी। जैसा कि आपको यहाँ पे 3 ग्लास दिख रहे हैं, उनके ऊपर ए बी सी दिया गया है, लिखा हुआ है वहाँ पे। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्स विद द लिटिल काउ डंग मैन्योर। अब जो ग्लास ए है उसमें आपने थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें आपने थोड़ी सी खाद मिक्स करनी है, गोबर वाली, और इसमें डाल देना है। कौन से में, कप ए में या गिलास ए में। उसके बाद क्या करना है आपने, इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्स विद द लिटिल यूरिया। सेम अमाउंट ऑफ सॉयल याद रखना, जितनी अमाउंट की हमने मिट्टी पहले गिलास में ली है उतनी ही अमाउंट की मिट्टी आपको गिलास बी के लिए लेनी है और उसमें यूरिया मिक्स कर देना है। यूरिया हमारा क्या होता है, फर्टिलाइज़र होता है। वो डाल दिया, किस में डाला हमने, गिलास बी में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल इन ग्लास सी। और सेम अमाउंट की सॉयल आपने ग्लास सी में लेनी है विदाउट एडिंग एनीथिंग। इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना, ना तो खाद डालनी है ना आपने फर्टिलाइज़र डालना है। क्लियर। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। अब आपने क्या करना है, सेम अमाउंट का जो वाटर है, तीनों के लिए आपने सेम अमाउंट का वाटर उसमें डालना है और उसमें आपने जो सीडलिंग जो 3 निकाल ली थी वो उसमें डाल देनी है, लगा देनी है। कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। उनको हमने सेफ प्लेस पे रखना है तीनों ग्लास को, और डेली उनको हमने पानी डालना है।
आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, 7 से 10 दिन के बाद आपने उनकी ग्रोथ को चेक करना है। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ उनकी दिख रही है तीनों ग्लासेस में, तो आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो सबसे अच्छी जो ग्रोथ है वो किसकी हुई है। कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे देखो जो सी ग्लास है, जो सी ग्लास है उसमें तो कोई भी यहाँ पे प्लांट जो है उसके किनारे से बाहर ही नहीं आया और ना इतने अच्छे से वहाँ पे कोई ग्रोथ हुई है। अगर बी हमने कप की बात करें तो यहाँ पे देखो कितने सारे प्लांट्स उगे हुए हैं और इनकी हाइट भी जो है वो भी अच्छी है, कितनी ऊपर तक गए हुए हैं। और अगर ए ग्लास की बात करें तो इनमें बी ग्लास की तुलना में थोड़े कम हैं, लेकिन सी से इसके क्या हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने से पता लग गया होगा कि अगर हम अपने प्लांट्स में ना तो खाद डाल लेंगे सॉइल में और ना फर्टिलाइज़र डाल लेंगे तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होनी। ठीक है, ना के बराबर ग्रोथ होगी। अगर हम मैन्योर डालेंगे तो उसमें अच्छी ग्रोथ होगी और अगर हम फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो ग्लास बी में आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं। डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेज? इसने बोला है कि क्या जो सारे प्लांट्स हैं ग्लासेस में वो एक सेम पेज के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, सेम हाइट है, सेम उनका क्वांटिटी है? नहीं, आपका आंसर होगा नो। उसके बाद है विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स किसकी है, सबसे अच्छी ग्रोथ किस में है? ग्लास बी में सबसे अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट? फास्टेस्ट किसकी है, वो भी ग्लास बी की है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस है। कहाँ पे बनते हैं ये? मैन मेड होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं और ये रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा होता है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? तो ये खाद से कैसे डिफरेंट हैं, अलग कैसे हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, तो हमारा आ गया कि एक तो फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके क्या होता है? नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल के होता है, पता है ना? तो यहाँ पे ये सम एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइज़र के, आपको याद रखने हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। अगर कोई किसान उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करेगा तो उसकी जो पैदावार है फसल की अच्छी होगी। जैसे कि गेहूं की पैदावार अच्छी होनी है, धान जो होता है, मक्का जो होता है, उनकी वो फसलें अच्छे से उगेंगी। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर उसमें हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, कई बार क्या होता है लालच कर जाते हैं कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दो बहुत अच्छी पैदावार होगी, लेकिन उससे क्या होता है जो सॉइल है आपकी वो लेस फर्टाइल हो जाती है। 1-2 साल तक तो आपकी फसल अच्छी होगी, उसके बाद जो है आपकी फसल होनी बिल्कुल ही कम हो जानी है। ठीक है, एक प्रकार की बंजर सी होने लग जानी है सॉइल, क्योंकि फर्टिलिटी कम हो रही है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हो। तो मेंटेन रखना चाहिए उसका लेवल हमें। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? वाटर पोल्यूशन का सोर्स बन रहा है फर्टिलाइज़र। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. तो अगर हमने जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखना है तो हमें फर्टिलाइज़र की जगह जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो घर की खाद है आपकी, गोबर से बनी हुई, पत्तियों से बनी हुई, उसको यूज़ करना चाहिए। या आप क्या कर सकते हैं, अपने फील्ड जो है उसको अनकल्टिवेटेड रखें, 2 क्रॉप्स के बीच में खाली छोड़ दें खेत को कुछ महीनों के लिए। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब अगर आप उसमें खाद को यूज़ करेंगे उससे आपका जो सॉइल की जो बनावट है, सॉइल जो होती है ना वो बारीक बारीक उसमें पार्टिकल हो जाएंगे, अच्छी उनकी टेक्सचर उनका अच्छा हो जाएगा और साथ ही
उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, वाटर को लेने की जो उनकी कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इट रेप्लेन्स द सॉयल विद ऑल द न्यूट्रिएंट। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है खाद का, ये क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉयल के सारे पूरे कर देता है। जो पहले की फसल ने यूज़ कर लिए सॉयल के न्यूट्रिएंट तो ख़त्म हो गया आगे वाली के लिए, तो जब खाद डाल देती हैं तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट पूरे दोबारा फिर हो जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉयल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपने सॉयल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा करना है जो ख़त्म हो चुके, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है कि आप एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल वहाँ पे लगाएं। ऐसे नहीं कि एक ही फसल उसी खेत में बार बार लगाते जाएं, उससे नहीं होगा। जैसे एक बार गेहूँ लगा दी, दूसरी बार वहाँ पे क्या लगा दी, कपास, फिर वहाँ पे क्या लगा दिया आपने, सरसों, फिर क्या लगा दिया आपने, जवार लगा दिया, फिर आपने क्या लगा दिया वहाँ पे, मूंग लगा दिया। तो आपने ऐसे रोटेशन करते जाना है जिससे आपका क्या होगा, वहाँ पे रेप्लेनिश होगा। Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। जो यहाँ पे उत्तर भारत के जो किसान थे वो पहले क्या करते थे, वो जो फलीदार जो चारा होता है, फलियों वाला जो चारा होता है ना, एक सीज़न में तो उसको उगाते थे और नेक्स्ट सीज़न में वो क्या लगा देते थे, गेहूँ। तो ये अलग अलग हो गए ना यहाँ पे। दिस हेल्प इन द रेप्लेसमेंट ऑफ द सॉयल विद नाइट्रोजन। इससे फ़ायदा क्या है, उनकी जो सॉयल होती थी उसमें नाइट्रोजन जो है पूरी हो जाती थी, क्योंकि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर को यहाँ पे एनकरेज किया जाता है इस प्रैक्टिस को अपनाने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। पीछे वाली क्लासेस में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है आपने। These are present in the nodulus of the roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये जो फलीदार जो पौधे होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स, उनकी ग्रंथिकाओं में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। नोडुलस क्या होता है, उनकी ग्रंथियाँ। ठीक है, पौधों में भी जो रूट्स होती हैं उसमें ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे हमारी बॉडी क्या है, सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होती हैं, यहाँ पे नोडुलस होते हैं प्लांट्स की, आगे के आगे उसमें क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। डिफरेंस बताया गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ये हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें भी आता है। अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो मैन मेड होता है। मैन मेड या क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। अब जो मैन्योर है वो तो एक नेचुरल सब्सटेंस है। कहाँ से मिलता है हमें, किसको गलाने से मिलता है, जो हमारे पशु हैं उनके गोबर को, ह्यूमन वेस्ट जो है, प्लांट का रेसिड्यू मतलब पत्तियों वगैरह, उनको अगर हम सड़ाएं गलाएं तो उससे हमें मिलेगा, तो ये तो नेचुरल है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्रीज में बनता है, और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। ये हमने पढ़ा था, उसको हम खड्डा वहाँ पे खोद के वहाँ पे सब कुछ डाल देंगे तो उसको खेत में हम तैयार कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस, अ फर्टिलाइजर डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर क्या होता है, एक प्रकार का ड्राई सा होता है, उससे कोई भी ह्यूमस जो है वो सॉइल में ऐड नहीं होती, प्रोवाइड नहीं करता ही। लेकिन जो मैन्योर है ये प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, लास्ट रीजन इसमें डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब फर्टिलाइजर हमें पढ़ा था कि इसमें जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो वेरी रिच होता है, रिच अमाउंट में होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। लेकिन मैन्योर में देखें तो रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइज़र की तुलना में इसमें क्या होता है, कम होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो आपने ये एक्टिविटी में भी देखा था कि ग्लास जो ए है उसमें पैदावार कम थी, किससे, ग्लास बी से। तो इसी की वजह से कि उसमें कम होते हैं न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र की अकॉर्डिंग या उसके रिलेटिवली। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर।
अब मैन्योर का एडवांटेज क्या है? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज ऑर्गेनिक जो मैन्योर है, हमारी जो घर की खाद है, उसको समझा जाता है कि वो फर्टिलाइजर से बेटर है। तो हम देखेंगे क्यों। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। एक तो ये क्या करता है, जो वाटर की जो सॉयल जो होती है उसको वाटर को लेने वाली जो कैपेसिटी है उसको वहाँ पे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एक्सेप्ट कर सके, उस चीज़ को ये एनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है। क्या? खाद। खाद क्या करती है? सॉयल की वाटर को लेने की जो कैपेसिटी है, होल्ड करने की, उसको बढ़ा देती है। इट मेक्स द सॉयल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। और खाद डालने से जो हमारी सॉयल है वो उसमें क्या हो जाते हैं, रंध्र हो जाते हैं, छोटे छोटे बारीक से छेद हो जाते हैं, बिल्कुल ही वो बारीक हो जाती है, जिससे वहाँ पे जो गैसेस हैं, आपको पता है वहाँ पे उसको सांस लेने के लिए गैसेस भी तो चाहिए ना प्लांट को, तो सांस कभी आएगा? रूट्स की वजह से। अब रूट्स में अगर वहाँ पे हार्ड वहाँ पे अगर सॉइल होगी तो वहाँ पे कैसे उसको सांस आएगा? तो बारीक होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उसमें पोर्स होने चाहिए, तभी तो उसको वहाँ पे गैस पहुँचेगी, एयर पहुँचेगी और उसको सांस आएगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ उसको बना देता, पोर्स बनाती है ये। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं वहाँ पे, जो क्या करते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं, उनको ये इंक्रीज़ करती है। आपको पता है खाद में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे केंचुए से होते हैं, और केंचुए वगैरह जो मिट्टी में चलते रहते हैं और उसमें वहाँ पे छेद करते रहते हैं, ह्यूमिडिटी उसमें देते रहते हैं, जिसका फ़ायदा क्या है, वहाँ पे अच्छे से वो ग्रोथ करता है प्लांट। इसलिए जो अर्थवॉर्म है उसको फ्रेंड माना जाता है फार्मर का। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो बनावट है, उसका जो टेक्सचर है उसको भी अच्छा करता है। अभी मैंने बताया था कि बारीक बारीक कर देता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो टेक्सचर को अच्छा कर रहा है सॉइल को। क्लियर? तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इरिगेशन, तो यहाँ तक हम अच्छे से याद कर लेंगे इसको। थैंक यू।